नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और एनडीटीवी इंडिया के एक बहुत ही खास कार्यक्रम में एक बड़े स्पेशल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। कुछ भी कहने से पहले मैं दो बड़ी बेसिक बातें आपसे बताना चाहूंगा। 2010 से लेकर 2014 का समय जो था वो संभवतः कांग्रेस पार्टी के लिए और उस समय की यूपीए सरकार के लिए, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, एक आरोप पर जो पब्लिक परसेप्शन में आया, लोगों की धारणा में आया, बहुत ज्यादा तकलीफदेह था और वो था चार्ज करप्शन का, स्कैम्स का, भ्रष्टाचार का, घोटालों का। इन सब का आधार बना, चाहे वह और इस सब पे मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं, कॉमनवेल्थ के समय से लेकर कोयले के मसले तक। इन सब का आधार बना सीएजी रिपोर्ट्स। ऑपोजिशन ने उसको उठाया, विपक्ष ने उसको उठाया। अंततः आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़े मुद्दे में तब्दील किया, एक रणनीति के तहत। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जो है वो शुरुआत से आधार बनी। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। इनकी किताब आ रही है, किताब ने ऑलरेडी विवाद शुरू कर दिए, विनोद राय साहब। तो बहुत सारे मसलों पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात जरूर आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उस समय में मुझसे कांग्रेस के नेता ने मजाक में कहा था, आज आपसे शेयर कर सकता हूँ, कहता आजकल सरकार में दो ही राय की टकराव रहती है, एक सरकार की राय और एक विनोद राय। तो मुझे ये बात याद है, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने कहा आज आपसे मुलाकात हो रही तो ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन मसले बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल के मेरे एक शो में पीसी पारिक, जो पूर्व कोयला के सचिव रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बयान दिया था मनमोहन सिंह पे कि अगर सबकी जांच हो इस मसले में तो मनमोहन सिंह की क्यों ना हो, और वो आज भी इस बयान पर कायम है। ये बात उन्होंने हाल में कही थी। अब विनोद राय साहब की किताब आई। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की भूमिका की। दो आरोप आपके ऊपर सीधे सीधे लग रहे हैं। एक ये कि जब आपको सीएजी के तौर पर जानकारियां मिल रही थी तो आप क्यों उनके बारे में बात करने या शेयर करने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए? क्यों गए? अच्छा देखिए, विज्ञान पहले तो देखिए, एक ऑडिटर के लैंग्वेज में न स्कैम हमने कहीं वर्ड कहीं यूज किया है, न हमने भ्रष्टाचार अपने रिपोर्टों में यूज किया। इसलिए हम लोगों ने मैंने भी कहा कि उसको आधार बनाया गया, एक उसको इशू बनाकर रेज किया गया, सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाया गया। देखिए, चाहे सीएजी हो, सीवीसी हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटीज हैं ये लोग। सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटी नहीं है, स्टैट्यूटरी अपॉइंटी है, लेकिन सीईसी और सीएजी हैं। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बार नहीं है कि वंस इन अ वाइल जाके और एक कर्टसी कॉल करें या प्राइम मिनिस्टर से हम अपनी बातें उनको बताएं और प्राइम मिनिस्टर से जो उनको कहना है हमसे सुनो। उसमें कोई हर्जा नहीं है। हर्जा केवल इस बात में है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री हमसे कुछ कहे, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो हमको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे की राय, एक दूसरे की बातें समझने में। अगर एक सीएजी के तौर पर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो क्या कोई इसमें ऐतराज नहीं? मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि आप वो जाकर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से शेयर करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट जब हम तैयार कर रहे थे तो हमने कभी ये रिपोर्ट चाहे न फाइनेंस मिनिस्टर न प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया। मैं आपको बताता हूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात उठी है उसमें हुआ क्या कि 2012 में एक हमारी कोल रिपोर्ट मीडिया में लीक कर गई। शायद टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज में आ गया था और उसी दिन मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये बात मीडिया में आ गई है और ये रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसको मैंने देखा भी नहीं है और ये रिपोर्ट आ गई है तो इसको किसी तौर से भी फाइनल रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है और ये क्यों लीक की, इसके लिए मैंने कंसर्न एक्सप्रेस किया था। और मैंने कहा इसके एक रीज़न ये है कि सीएजी जो है वो आरटीआई के तहत आता है और हम रिपोर्ट तैयार अगर करते रहें तो एक सीआईसी का रूलिंग है जो हमको हमारे ऊपर कायम है कि अगर हम रिपोर्ट तैयार करते रहें और मान लीजिए आरटीआई में आप हमसे सवाल पूछें तो वो रिपोर्ट हमें आपसे शेयर करनी पड़ेगी। तो मैंने कंसर्न ये जाहिर किया था प्रधानमंत्री जी को अपनी चिट्ठी में कि ये
रूलिंग जो CIC का है शायद सही नहीं है, क्योंकि जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं हम पार्लियामेंट के लिए वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन हमारा ये है कि हम पार्लियामेंट से उसको शेयर करें, और हमने ये भी उसमें ओपिनियन दिया था कि हो सकता है कि अगर हम किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज हो जाए। उस बात को प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, और तब फाइनेंस मिनिस्टर और मैं जाके स्पीकर से भी मिले थे, यही कंसर्न जाहिर करने के लिए कि ये रिपोर्ट पहले क्यों लीक हो। ये बातें अगर आज अपनी किताब में लिख रहे हैं तो ये किसी तरह का ब्रीच होता है आपके हिसाब से? कोई नहीं, क्योंकि मेरी जो चिट्ठी, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी वो पब्लिक डोमेन में, RTI में लोगों ने सवाल पूछे और वो चिट्ठी PMO ने शेयर किया, तो वो पब्लिक डोमेन में 3 साल पहले आ गई वो चिट्ठी। आपके बेस्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी किताब की डिटेल्स तो तमाम अखबारों में और बहुत कुछ आए हैं बाहर, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं, ये मैं देख रहा था फेसबुक वगैरह पर आए हैं, तो उसमें कई सारे आपके कॉलीग्स या आपके साथ काम करने वाले जो हैं वो बड़े नाखुश नज़र आते हैं आपकी किताब से। उसमें से एक ने यही पॉइंट रखा है कि भाई आप मनमोहन सिंह और तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी से कोल वाली रिपोर्ट पर चर्चा करने क्यों गए। इसके अलावा एक और पॉइंट लोगों ने लिखा है कि भाई तमाम लोग मिलकर, आपकी टीम्स होती हैं, अलग अलग स्तर पर लोग मिलकर ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन आप सारी वाहवाही लूटना चाहते हैं, आप सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप उन लोगों को क्रेडिट नहीं देना चाहते जिन्होंने अलग अलग स्तर पर काम किया होगा इन रिपोर्ट्स को तैयार करने में। कल किसी रिपोर्टर ने ये बात मेरे को बताई थी रात को टेलीफोन पे कि फेसबुक पे ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है। हाँ। मैंने अपनी खुशी जाहिर की कि देखिए कोई भी चीज़ हो 100% उसके पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं आएंगे आपको, हमेशा कभी नहीं होगा, कोई ना कोई कॉन्ट्रेरियन रिमार्क आएगा, ज़रूर आएगा। और इसी बात की मेरी खुशी है कि ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के जो ऑफिसर हैं अपनी ओपिनियन एड्रेस कर रहे हैं। और जहां तक आपने वाहिवाही की बात, उनमें से किसी ने आपको फोन करके कहा कि सर आप हमारा भी तो थोड़ा जिक्र कर देते, बड़ी मेहनत की थी हमने। हाँ, आज अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जो लोग अपने अपने ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं उन्होंने शायद मेरी किताब की देखा भी नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे को 30 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये मेरी किताब की प्रीफेस में लिखा हुआ, ये किताब 2 महीने पहले मैंने कंप्लीट की थी जी। किसी के ओपिनियन के बाद अभी मैंने चेंज नहीं किया है। इसमें मैंने लिखा है कि द इशू दैट ऑडिट dwelt upon were of taking remedial action at the appropriate time, for which not only audit but various agencies such as Citizens Group, the media were talking about. एक मिनट, मैं sorry, I have no regrets whatever about the reports put out by the department. We do not have to be contrite about anything that was stated in them. In fact, I am proud of having had an opportunity to be part of a professionally sound and totally apolitical team, a team which has commanded respect and approbation all over the globe, a team with impeccable professional credentials whose findings resonate well with objective commentators in the country. Audits were done by specialists in different areas of administration. Their product, a labor of untiring effort, is there for all to see. In other dispensation, these professionals would have been applauded. In ours, they have been called untrained. They deserve better. Maybe they had to pay for the direction and guidance provided to them by me. But I take solace from the fact that they are trained auditors and their audit capabilities have been honed to such perfection that no criticism or pressure from whatever source will detract them from the assigned task. इससे ज्यादा मैं वाई और क्या दे सकता हूँ उनको। नहीं ठीक है, आप वाई नहीं लूट रहे थे। एक चूंकि आपने एक अंश पढ़कर सुनाया, मैं भी थोड़ा सा इसको अनुवादित करके पढ़ के सुना दूंगा जो फेसबुक में आया। उसमें लिखा है किसी ने कि CAG's reports are the product of as many as 10 levels in the audit department. Also the CAG only countersigns a report, the first signatory being the field office from where the report originated. तो आपके जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि भाई पहला हस्ताक्षर या जो भी प्रक्रिया होती है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो फील्ड से आती है। अब या तो उन्होंने वाकई आपकी किताब में उनके प्रति दिए गए सम्मान को नहीं पढ़ा है, लेकिन ये उन्होंने आपके खिलाफ लिखा है कि भाई आपने फील्ड के लोगों को इग्नोर किया। चलिए ये आपने उसमें एक खाली उसमें फैक्चुअल एरर है क्या कि वो जो फील्ड का जो ऑफिसर है वो दस्तखत कब करता है और उसको काउंटर साइन CAG कब करता है? जब CAG उस रिपोर्ट को अप्रूव करता है
तभी वो फील्ड ऑफिसर, देखिए 5 लेवल पे ये रिपोर्टें आती हैं, फील्ड से आती हैं, हेडक्वार्टर्स में आती हैं, हेडक्वार्टर्स में 3 लेवल पे उनको देखा जाता है और डिप्टी सीएजी उनको अप्रूव करके सीएजी को भेजता है। जब सीएजी उनको अप्रूव कर देता है उसके बाद वो फील्ड ऑफिसर उस पर दस्तखत करता है और काउंटर साइन करता है सीएजी, क्योंकि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटी, फील्ड ऑफिसर नहीं। तो अगर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है और उसमें कोई गलती निकाली जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएजी लेता है। सीएजी, ठीक है। आपने भाई जितने लोगों ने फेसबुक पे कुछ भी लिखा हो, इस इंटरव्यू को देखने के बाद विनोद राय साहब ने आपके सारे पॉइंट्स का जवाब दे दिया। अब हम आते हैं बड़े मसले पर, जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वापस मनमोहन सिंह पर। आप मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज इसका जिक्र करना आपके सामने, जब कपिल सिब्बल ने कहा था कि 2G में उनके आकलन के हिसाब से कोई घोटाला नहीं हुआ, ये कपिल कोई सिब्बल लॉस नहीं हुआ जी, कोई लॉस नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा था। आज आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह चाहते तो टेलीकॉम स्कैम को रोक सकते थे होने में। अब एक नई गवर्नमेंट है, मुल्क सब जानना चाह रहा है कि उस पीरियड में क्या हुआ। वो किसकी बात का यकीन करे, आपकी या उस वक्त के सरकार के एक मंत्री की? देखिए, जो मैंने बात आज लिखी है, जी हाँ सर, उसको एक्सप्लेन करिए सर, ये लोग यंगस्टर्स हैं, ये चाहेंगे समझे उसकी ये टेक्निकलिटी को। मैंने किताब लिखी है यंगस्टर्स को, जी। इट इज एड्रेस टू यंगस्टर्स, और मैं इसमें पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने ये लिखा है कि आई रोट दिस बुक वाई, और ये किताब मैंने रिटायर करने के फौरन बाद नहीं लिखा, बहुत सोच करके लिखा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि जनरेशंस टू कम मस्ट नो व्हाट हैपेंड। और मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि मेरे जैसे और ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायर करने पे बहुत सारी चीजें लिखे। इससे होता क्या है कि अगला जनरेशन इन चीजों को समझता है, सीखता है। और जब आपने आकलन की बात कही है, देखिए कपिल सिब्बल ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बिना मतलब का आंकड़ा बनाया गया है, तकरीबन 1,36,000 करोड़ का। अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद मनमोहन सिंह अगर चाहते तो पूरे टेलीकॉम स्कैम को रोक सकते थे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। ये बात मैं अब नहीं कह रहा हूं जी, ये हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में 16 नवंबर 2010 में कहा था कि जब ये राजा साहब ने चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, नवंबर में लिखा, दिसंबर में लिखा, और प्रधानमंत्री जी का जो जवाब गया, वो जवाब अगर उससे हट के होता तो शायद जिसको आप स्कैम कह रहे हैं और जिसको हम इरेगुलरिटी कहते हैं, वो किसी और तौर पे गई होती। अगर हम ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी, 3 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने राजा साहब की चिट्ठी का जवाब दिया और ये कहा कि आपकी चिट्ठी हमें मिल गई है, थैंक यू फॉर अप्राइजिंग मी। अगर उस चिट्ठी में उन्होंने शायद कह दिया होता कि अभी आप जल्दीबाजी मत न करिए, आप इस इशू को आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में लाइए, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहा था, जैसे कि लॉ मिनिस्ट्री कह रहा था, जैसे कि पीएमओ ने खुद लिखा था कि ये इशू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस किया जाता है। कोल, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस मसले को जिसे कहते हैं तकरीबन अंत तक ले आया। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे। क्या सबसे गड़बड़ पॉइंट आपको लगता है मनमोहन सिंह की भूमिका में कोल के मसले में? देखिए, भूमिका सबसे बड़ा गड़बड़ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। उन दिनों प्रधानमंत्री के खिलाफ ये इल्ज़ाम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि देखिए जब 2004 में ये इशू, उस पीरियड के बावजूद जब मनमोहन सिंह खुद कोल मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ, वही तो जब उनके नज़र में ये चीज़ लाई गई तो उसी साल 6 महीने के अंदर ही जब ये चीज़ उनको बताया गया तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जो अभी तक फॉलो किया हुआ प्रोसीजर है वो गलत है और इसको चेंज करना चाहिए। तो जो बात उनके नज़र में लाई गई जून के महीने में, 1 नवंबर को ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ऑक्शन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो कोल मिनिस्टर रेगुलरली नहीं रहे, दूसरे कोल मिनिस्टर वापस आ गए सरकार में और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, वो सही नहीं है। अब देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, हर एक प्रधानमंत्री को रोज 10 क्राइसिस होते हैं, 10 इश्यूज पे अटेंशन वो करना होता है। तो अब वो उनके नज़र में ये बात रही या नहीं रही कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो
जहाँ तक उनका सवाल है, उन्होंने ये बात को बहुत अच्छी तरह समझा और उस पर बहुत सही डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि जो लोग उनके साथ और मंत्री थे वो लोग इम्प्लीमेंट करना शायद चाहते ही नहीं थे। नहीं तो आप, इसलिए मैंने कहा मनमोहन सिंह की तरफ से आप मानते हैं कोई गड़बड़ नहीं हुई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ नहीं, देखिए होता क्या है, गड़बड़ सिस्टम से हुई, मनमोहन सिंह से नहीं। देखिए होता क्या, दो चीजें हैं, एक सिस्टम है, दूसरा लीडरशिप है। तो सिस्टम में अगर गड़बड़ हो तो लीडरशिप पे तो आती ही है, नहीं लीडरशिप पे तो उसके आँच आती ही है। तो इसीलिए क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत तौर पर आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह से गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो काम करने के लिए कहा वो सिस्टम ने नहीं करके दिया। जी सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि व्यक्तिगत रूप में प्रधानमंत्री के खिलाफ ये इल्जाम नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को वो डिसीजन लेने के बाद भी सिस्टम ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो सिस्टम की। तो फिर भी जिम्मेदार तो मनमोहन सिंह को ही माना जाएगा। मैंने तो कहा है कि देखिए जिम्मेदारी तो टॉप मैन को लेनी ही पड़ती है। चाहे अगर मैं सीएजी हूं और मेरे डिपार्टमेंट में कोई काम गलत होता है और ये पब्लिक डोमेन में ये बात आती है, उसकी जिम्मेदारी मेरे को लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। दूसरा मसला, आपने एयर इंडिया का जो रेस किया, प्रफुल्ल पटेल अब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ, आपको वो सू कर सकते हैं, आपके खिलाफ मानहानि का मसला कर सकते हैं। क्या समझते हैं एयर इंडिया में इतना गलत हुआ? एयर इंडिया से जुड़ी खबरें पहले भी आ चुकी हैं। देखिए जो मैंने बातें किताब में लिखी है, कोई नई बात नहीं है। ये बातें हमने ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा था और ऑडिट रिपोर्ट में लिख के हमने ये पार्लियामेंट को बात कही थी। पीएसी में ये बात डिस्कस भी हुई, लेकिन होता क्या है, पीएसी के सामने 100-150 रिपोर्ट हर साल जाती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रिपोर्ट डिस्कस कर पाते हैं और कितने डिटेल में उसको डिस्कस कर पाते हैं वो तो बहुत ही कम टच कर पाते हैं, इसलिए उसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन ये किताब मैंने लिखी क्यों? मैंने लिखी है जिसमें कि आने वाला जनरेशन जाने कि उनके सरकार में प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते और हैं। उसको समझिए, प्रफुल्ल पटेल के सिविल एविएशन मिनिस्टर रहने के समय पर आपका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि क्या गलत किया प्रफुल्ल पटेल ने? देखिए चाहे उन्होंने गलत किया या नहीं किया, लेकिन डिसीजन जो लिया गया कि एयर इंडिया 28 जहाज खरीदना चाहता था, सीएमडी एयर इंडिया ये प्रपोजल लेके मिनिस्ट्री में आए और मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई उसमें उनसे कहा गया कि नहीं 28 कम है, आप जाके लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लीजिए और फिर इस बात को सोच के वापस आइए हमारे। नो, हम लोग का कहना ये है कि देखिए एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया का बोर्ड जो है प्रोफेशनल बॉडी है। वो कमर्शियल इंटेलिजेंस उनके पास होती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस उनके पास होती है, उनको पता है किस रूट में किस तरीके का जहाज हमें उड़ाना चाहिए, क्यों कौन सा रूट हमारी प्रॉफिटेबल है। और सरकार ये चीज़ उनको पॉइंट आउट करे, ठीक है कोई बात नहीं, एक इंडिकेशन दिया गया। लेकिन 4 महीने के अंदर जो 28 एयरक्राफ्ट थे, 10 + 18 शॉर्ट हॉल और 10 लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया वापस आकर कहता है कि ये 10 एयरक्राफ्ट नहीं, मेरे को 40 एयरक्राफ्ट और चाहिए। सॉरी 50 एयरक्राफ्ट। जो कंपनी आर्थिक कमजोरी में है तो वो यहाँ तक के फैसले क्यों ले रही थी? आर्थिक कमजोरी किस बात की? हाँ। कि ये जो 38,000 करोड़ का जो उनके ऊपर डेट बर्डन थोपा गया, इसको रीपे करने की उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी। 3,500 करोड़ उनको सालाना इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता, वो कैसे देते? प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि ये निराधार है और आप पर वो मुकदमा कर सकते हैं, फेस करेंगे आप उसको? देखिए मुकदमा अगर होगा तो मेरे को फेस करना ही पड़ेगा, उसमें तो दो राय हो नहीं सकते हैं। और निराधार या नहीं, प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का कैसा हुआ? एयर इंडिया ये डिसीजन लाता है सरकार मिनिस्ट्री बस। जी, आपकी बातों से बहुत क्लियर है कि दोनों मनमोहन सिंह के मसले में, प्रफुल्ल पटेल के मसले में आप कह रहे हैं कि अगर सिस्टम से भी गलती हुई तो जो टॉप पर व्यक्ति बैठा है वो जिम्मेदार था, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही उसकी बनती। देखिए एयर इंडिया के बोर्ड ने मान लीजिए गलती कर ही दिया और 68 एयरक्राफ्ट मांगा, तो मिनिस्ट्री को वो बात एग्जामिन करनी चाहिए थी। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उस प्रपोजल को अप्रूव करके कंफर्म करके ही तो फाइनेंस मिनिस्ट्री गई है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि दिस इज अ सप्लाई ड्रिवन प्रपोजल, तब उस समय हम लोगों को या मिनिस्ट्री को
उसको दूसरे अंदाज से देखना चाहिए था। नौजवान बहुत आतुर हैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए। हाँ सौरभ, आप बहुत देर से पूछना चाह रहे हैं कुछ। सर, आपकी सीएजी के टेन्योर में जब आपको पता चला कि एयर इंडिया में ये मिसकंडक्ट है, ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो नज के बारे में आप कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल जी ने ये नज किया और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की वापस आई, तो एज एन एक्स सीएजी रिटायर होने के बाद आपके ओपिनियन में क्या ये सही रहेगा कि हम लोग एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दें ताकि पूरे देश को और सारे कंज्यूमर्स को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े? देखिए, अब मेरे को ये कहना कि उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए शायद सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे को उसका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये पॉलिसी डिसीजन है। ऐसे पॉलिसी डिसीजन एक मंत्री भी शायद नहीं ले पाएगा, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाएगा। तो मेरे को अभी गवर्नमेंट को पूरा मिलकर लेना पड़ेगा शायद। हाँ, लेकिन आपका सवाल अच्छा था। हाँ प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिटायरमेंट के बाद अपनी बुक लिखी है जो आपके जिसके ज़रिए आप पब्लिक डोमेन में अपना व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है जब आप सीएजी थे या जब आप पावर में थे या जो अब पावर में, क्या ऐसा कोई मेजर है आपके दिमाग में जो कि करने से उस समय में ट्रांसपेरेंसी आ सके? बहुत जब आप अच्छा सवाल। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई सवाल एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से पूछे कि क्या सब कुछ खुलेगा तभी जब आप कुर्सी पर नहीं हैं, कुर्सी पर रहते हुए कैसे पॉसिबल? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। और मैं इसका जवाब देखिए ये है कि जो बातें मैंने इस किताब में लिखी हैं इसका बेसिस ऑडिट रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। और ऑडिट रिपोर्ट जो है ये पब्लिक डोमेन में है। और आपको याद है कि हमारी मीडिया पॉलिसी है जो कि 1988 से कायम है कि ऑडिट रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया। तो हमारी मीडिया पॉलिसी कहती है कि इसको पब्लिक शुड बी सेंसिटाइज अबाउट इट। तो ये जब पार्लियामेंट में आ जाती है रिपोर्ट, उसी शाम को हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे अकाउंटेंट जनरल करता है उसको स्टेट में या डिप्टी सीएजी करता है सेंटर में। और जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे डिप्टी सीएजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो हम लोग से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम उठाया गया कि हम लोग मीडिया साहबी हो रहे हैं और हम लोग ये चीज़ें बाहर प्रेस में लाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनको वाइड सर्कुलेशन मिले, उनको हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी जैसे जो जनरेशन नेक्स्ट है इन बातों को समझने की कोशिश करे, जिसमें कि सरकार पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा कि वो जो डिसीजन लेते हैं वो पब्लिक स्क्रूटनी के तहत। एक सवाल वहां से लेना चाहूंगा। हाँ प्लीज, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भावना है, हाँ, फ्रॉम आईपी कॉलेज। मैं सर से एक सवाल पूछना चाहूँगी, वो ये है कि सर ने अभी भी कहा कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं वो हमेशा एक सेशन के, एक इवेंट के बाद बनती हैं, और जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो एक्सपोज नहीं की जाती। लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो वो अपनी बुक के ज़रिए जनरेशन में, आज की जनरेशन में एंथुजियाज्म और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि बाद में करने की बजाय क्या ये अच्छा नहीं होगा कि सरकार जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनको भी साथ के साथ पब्लिक के सामने रिवील करे, ताकि पब्लिक को हमेशा पता हो। जैसे कि कॉमनवेल्थ पॉसिबल है। मैं समझ रहा हूँ उनका सवाल। देखिए ऐसा है सिस्टम में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, भावना ऐसी है, इंटरनल ऑडिट जो है वो हम लोग नहीं करते हैं, वो सरकार के डिपार्टमेंट ही करता है। वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसी का फाइनेंशियल एडवाइजर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर होगा जो कि वो ऑडिट करता है। और वो सरकार की इंटरनल प्रोसेस है, हमसे उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप आरटीआई में सवाल पूछें तो कि इंटरनल ऑडिट ने क्या किया, आपको उसका जवाब मिलेगा। हम जो है वो पोस्ट फैक्टो ही करते हैं। इधर से कुछ सवाल लेना चाहूंगा। हाँ प्लीज। सर, मैं तुलिका मिरांडा हाउस से। सर, मेरा सवाल कोयले मसले पर है। तो आपके एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि देयर वाज नो लीगल इम्पेडिमेंट, मतलब कानूनी कोई बाधा नहीं थी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के लिए। तो सर वो क्यों उसको लागू नहीं किया गया? अगर कोई कानूनी उसमें बाधा नहीं थी, देयर वाज नो लीगल इम्पेडिमेंट फॉर द प्रोसेस स्टार्टिंग, तो उसको क्यों फॉर्मुलेट नहीं किया गया? भावना, ये चीज़ हम लोग के भी समझ के बाहर रही कि अगर लीगल इम्पेडिमेंट नहीं था और लॉ मिनिस्टर भी आपसे तो लिखा, सॉरी इनका नाम, कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला हो गया था। बिल्कुल ऐसा आप अभी भी ये कह रहे हैं कि निजी तौर पर प्रधानमंत्री को आप जिम्मेदार नहीं मानते, लेकिन फैसला होने के बाद, जो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और यही तो सारा मसला है कि फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो हैंडल नहीं हो पाई। बिल्कुल वही बात, हमको भी समझ नहीं आया तो लिखा कि ये जब डिसीजन हो गया था, हाँ, तो इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया? क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री भी कह रही थी कि आप कर सकते हैं।
तो हमारी समझ के भी बाहर वहां रहा। से लूप होल। हाँ, एक सवाल और सवाल जी प्लीज। तो सर प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अगर आपने उस टाइम पे स्टैंड लिया होता तो शायद आज सिचुएशन अलग नहीं होती। क्या प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर से ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इस सब के लिए? नहीं, हम स्टैंड कैसे लेते? देखिए, ये मैंने आपको अभी समझाया है कि हम लोग जो ऑडिट करते हैं वो पोस्ट फैक्टो ऑडिट होता है। सीएजी का जो मैंडेट है वो इवेंट के बाद ही होता है। इंटरनल ऑडिट का काम था ये पॉइंट आउट करने के। देखिए, प्रधानमंत्री जो उन दिनों कोयला मंत्री थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया इसको इम्प्लीमेंट करो। सर अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने मीडिया सपोर्ट लिया होता या आपके अंडर जो लोग हैं, जो आपका सीएजी है, उसने अगर मीडिया सपोर्ट लिया होता और इस पॉइंट को पुट फॉरवर्ड करा होता लोगों के सामने, तो आज सिचुएशन अलग नहीं होती। मैं पूछना सीधा सवाल ये पूछना ये चाह रही हैं कि आपने कहा जैसे टेलीकॉम स्कैम अगर मनमोहन सिंह चाहते तो रोक सकते थे। उनका शायद ये सरलता से पूछना ये है कि क्या आप रोक सकते थे कोल स्कैम? नहीं, देखिए, हम नहीं रोक सकते थे। क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया है कि ये हमारा ऑडिट जो है पोस्ट फैक्टो ऑडिट है बाय डेफिनेशन। ठीक। तो जब इवेंट हो गया था उसके बाद ही हम ऑडिट करने गए। हाँ, एक सवाल यहाँ सामने से प्लीज। हाँ, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर अबाउट द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह। सर जब 2G स्कैम आया और कोलगेट स्कैम आया, वो बातें आपके द्वारा और पी चिदम्बरम के द्वारा उन्हें बताई गई, और उसी के साथ साथ ऑडिट टैक्स अमेंडमेंट की भी बात उन्हें बताई गई, जिसपे उन्होंने बहुत जल्दी रिएक्शन लिया। और ऑडिट टैक्स कौन सा? ऑडिट टैक्स अमेंडमेंट एक था, आई रेड इट समवेयर, उस बारे में उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया बजाय 2G स्कैम और कोलगेट स्कैम के। एंड सर हम ये भी जानते हैं कि मिस्टर मनमोहन सिंह खुद करप्टेड नहीं है, उन्होंने कभी ब्राइब नहीं लिया, कुछ कभी न्यूज़ में नहीं आया, वी हैवंट रेड, बट वो अपनी सरकार को ये चीज़ करने से नहीं रोक पाए सब, बिकॉज ही वॉज एंड एज ही वॉज कॉशन बिफोर हैंड ऑल्सो। सर आप इस पे क्या बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल में उन्होंने जवाब दिया आपको कि आपका अच्छा पॉइंट है कि ये कह रहे हैं ना कि किसी प्रधानमंत्री की नाकामी। मैं आपको एक छोटी सी बात आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो आपसे भी। मनमोहन सिंह एक बार अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी को एड्रेस कर रहे थे और ये उनका लिखित बयान था, रेड आउट स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर पर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकारी अफसर फाइल साइन करने से डरते हैं। ये मनमोहन सिंह का बयान था अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को एड्रेस करते हुए, और उनको खास तौर पर सीवीसी का डर है, सीबीआई का डर है उन्होंने, और मनमोहन सिंह के बयानों में सीएजी को भी आड़े हाथों कई बार लिया गया है। तो ये मनमोहन सिंह ऑन रिकॉर्ड थे इस बात को लेकर। उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कहा कि उनके ब्यूरोक्रेट्स फाइल नहीं साइन करते, तो इसीलिए लोगों ने एक लेवल के बाद मनमोहन सिंह से पलट के पूछा कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको अफसरों से तो काम करवाना आना चाहिए ना। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका अफसर फाइल नहीं साइन कर रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे ख्याल में आप जो प्रश्न पूछ रही थी उसका जवाब मनमोहन सिंह से जुड़ा इस बात में। हाँ, बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा जी प्लीज यहाँ से। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है किसी ऑफिशियल को इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतने तरफ से प्रेशर्स रहता है, चुपचाप बस अपना काम करता रहना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए, या उनकी भी कोई मीडिया अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? जैसे आप अगले सीएजी को, आपने अपने बुक में लिखा है यू आर नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, तो आप अगले सीएजी को आप कहेंगे कि अपने टेन्योर में भी कुछ बातें करें, मीडिया से बताएं क्या हो रहा है, या वो भी एक बुक लिखें रिटायरमेंट के बाद? देखिए, मैंने तो आपसे ये बात बड़े जाहिर तौर से कहा है कि ऑफिस में बैठने के टाइम ही हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपने रिपोर्ट के बारे में करते हैं, और हर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है। अब उसको कितनी करेंसी मीडिया दे वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मीडिया पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे टेन्योर में तो मेरे को मीडिया का सपोर्ट बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रहा, और उसी साथ ही जुडिशरी का भी सपोर्ट रहा। उसी लिए जितने हमारे मेजर इरेगुलरिटीज हमने पॉइंट आउट किए वो बड़े सीरियसली जुडिशरी ने उसको टेकअप किया। सर मेरे पास सिर्फ इतना वक्त जाते थे, एक सवाल जरूर पूछूंगा। टाइमिंग किताब लिखने की और कंट्रोवर्शियल बनाने की, बोलते हैं आजकल किताब बेचने का सबसे सरल, सटीक और कोई नुकसान का फॉर्मूला नहीं यही है कि आप विवादित बना दीजिए, कुछ केस वेस मुकदमे हो जाए। मुझे ये बताइए सही टाइम क्या था? हाँ, इस किताब ने, अगर मई के महीने में ये किताब में निकाल देता, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग चलाए आपके मैं खिलाफ बता कि साहब आप बीजेपी के ज्यादा नजदीक हैं। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, कि अगर मैं मई के महीने में ये किताब निकालता हाँ। तो आप उसको कॉन्स्पिरेसी कहते? क्योंकि मई के महीने में तो इलेक्शन हो रहे थे। अब मैंने निकाला है तो अब क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है? ठीक है। ये किताब
मैं शायद उस टाइम निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मटेरियल तो मेरे पास रेडीमेड था, ऑडिट रिपोर्ट से मैंने निकाला है इसको, ऑडिट रिपोर्ट से टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं। और एक जल्दी से 20 सेकंड में आखिरी पॉइंट, मोदी बहुत सारे बदलाव की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नेंस के लोगों के लिए ये किताब कुछ मायने रखेगी? देखिए, इस नेशन को आगे बढ़ाना है तो बदलाव तो लाना ही पड़ेगा हम लोग को। डिसीजन मेकिंग हम लोग को टाइमली करनी ही पड़ेगी, और डिसीजन मेक जो है वो ट्रांसपेरेंसी में लेनी पड़ेगी, कोई उसमें दो राय नहीं हो सकती है, और डिसीजन मेकर्स उनको अकाउंटेबल भी करना होगा। ये किताब इसलिए लिखी गई है कि फ्यूचर जनरेशंस ये समझें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो एक ऐसे दायरे में काम करते हैं जो हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं। विनोद राय साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों के सवाल बड़े मासूम होते हैं लेकिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से चुभते हैं, और इसीलिए मुझे बहुत पसंद आते हैं। जाते जाते, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि एक समय था कि सत्ता के गलियारों में चर्चा होती थी कि भाई टकराव आजकल सरकार में यही है कि एक तरफ सरकार की राय और एक तरफ विनोद राय। अब विनोद राय साहब ने अपनी राय जो है वो एक किताब में लिख दी है। सबको पढ़ने की आज़ादी है, रिएक्ट करने की आज़ादी है। अगर कुछ मुकदमे मसले हुए तो आप फेस करने के लिए भी तैयार है। फिलहाल हमसे यहाँ पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया। दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भर रहे इस AN-32 विमान में एक छोटा सा काम चलाऊ अस्पताल भी है। NDTV की टीम इस विमान के साथ ही श्रीनगर पहुंची। हम इस वक्त AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की स्पेशल फ्लाइट में हैं, और इस स्पेशल फ्लाइट में जम्मू कश्मीर में जो लाखों लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, उनके लिए कई टन राहत का सामान है। इसमें विशेषकर टेंट्स लेकर जा रहे हैं एयरफोर्स के अधिकारी, क्योंकि अब तैयारी लोगों के पुनर्वास की और उन इलाकों में जहां पर पानी पिछले कई दिनों से जमा है जम्मू कश्मीर में, वहां पर मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए की है। और इसलिए ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं, ये मेडिकल कैंप सेटअप करने के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। साथ ही इस स्पेशल फ्लाइट में बहुत सारी तरह तरह की दवाइयाँ हैं, क्योंकि जहाँ पर पानी बहुत दिनों से जमा था वहाँ महामारी फैलने का आशंका है। इस विमान में बहुत तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। एक तरीके का मिनी ICU है। मेरे साथ विंग कमांडर हैं भूपेंद्र सिंह, इंडियन एयरफोर्स के सीनियर डॉक्टर हैं, एक टीम लेकर वहां जा रहे हैं। ये जो इक्विपमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं, ये किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं और इनसे क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर लोगों को? ये जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, इसे हम पेशेंट ट्रांसफ़र यूनिट कहते हैं। ये एक मिनी ICU की तरह है। इसमें वेंटिलेटर है, नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ये सारे मॉनिटर्स हैं। बेसिकली ये किसी भी क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए है। अगर क्रिटिकली इल पेशेंट वहाँ मिला तो उसे हम इसके द्वारा बड़े शहर में या अच्छे बड़े अस्पताल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दवाइयाँ किस तरह की आप लेकर जा रहे हैं? दवाइयाँ बेसिक दवाइयाँ, जो लोगों को दस्त, उल्टियाँ, ये सब प्रॉब्लम होने की आशंकाएँ हैं, तो इन सब को डील करने के लिए हम सारे दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। ऐसे कई विमान देश के अलग अलग इलाकों से श्रीनगर पहुँच रहे हैं। कोशिश बाढ़ के बाद बीमारी के अंदेशे से निपटने की है। दरअसल जम्मू कश्मीर की बाढ़ के पानी ने अस्पतालों को भी तहस नहस कर रखा है। पूरी मेडिकल सेवा ऐसे समय में लगभग ठप पड़ी है जब राज्य को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इन हालात में जैसे ही AN-32 जैसे विमान श्रीनगर पहुंचते हैं, इनका सामान हेलीकॉप्टरों की मार्फत राज्य के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाता है। फिलहाल ये श्रीनगर का सबसे व्यस्त एयरफोर्स बेस है, जहां एक दिन में हेलीकॉप्टरों की औसतन 300 से 400 उड़ानें हो रही हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर के मेन एयरपोर्ट बेस पर हूं, और आप देख सकते हैं कि इस एयरपोर्ट बेस पर अब भी बहुत सारे चॉपर्स हैं जो टेक ऑफ कर रहे हैं रिलीफ मटेरियल लेकर बाढ़ प्रभावितों के लिए। और यहाँ पर ये जो जगह है, ये केंद्र बिंदु रहा है अब तक, जो भी राहत सामग्री लेकर जो सामान श्रीनगर पहुँचा है देश के अलग अलग इलाकों से, दिल्ली से विशेष तौर पर। और यहाँ से फिर जो दूसरे एयरफोर्स के जो बेसेस हैं, जो छोटे बेसेस हैं, वहाँ पर रिलीफ मटेरियल लेकर यहाँ से ले जाया जाता है। मेरे साथ जिराड हैं, सीनियर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल हैं। अब तक सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपके लिए, क्योंकि बहुत जगह पर वेदर ख़राब रहा शुरू में और आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ रिलीफ मटेरियल पहुँचाना?
सबसे बड़ी चुनौती, the difficulty actually would be in the initial phases where हमें telecommunication थोड़ा was not all that good, और हमारी pilots जब फ्लाई करते हैं जहाँ पीपल स्ट्रैंडेड है उनको जैसे देखते हैं उनको दे ड्रॉप रिलीफ सप्लाईज ड्रॉप करते हैं और उनको वहाँ से उठाते हैं। एंड काफ़ी जगहों पे हमने लोग जो रूफ के ऊपर स्टैंडर्ड है, टॉप फ्लोर में जो स्टैंडर्ड है, उनको हमने विंच करके ले उठाया है। यहाँ पर एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो कितना मेहनत कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो चॉपर है ये शाम का 6 बज रहा है इस वक्त, और अब भी ये तैयार है एक और टेक ऑफ करने के लिए। हमारी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस सुबह राइट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट हमारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चालू है। यानी सूरज की आखिरी रोशनी तक यहाँ इस एयरपोर्ट बेस से, जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे 2 चॉपर्स हैं वहाँ पर, वो राहत सामग्री लेकर आखिरी उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर के एयरपोर्ट बेस से कैमरा पर्सन तुलसी के साथ हिमांशु शेखर, टीवी इंडिया।